हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3। इससे पिछले की वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 दोनों को ही हल कर लिया है। प्रश्न संख्या 3 है, किसी परेड में 616 व्यक्तियों वाली एक सेना एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर रहे हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या अर्थात जिसमें आर्मी सेना मार्च कर रही है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 तथा 32 के HCF के बराबर होगी। सरल शब्दों में समझे तो स्तंभों की संख्या 616 तथा 32 के HCF के बराबर होगी। यदि हम सब 616 और 32 का HCF निकाल लेते हैं तो इनका जो HCF होगा वही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। सामान्यतः जिस प्रश्न में इस तरह के शब्द अधिकतम, उच्चतम या बृहद जैसे शब्द उपयोग होते हैं उसमें हम सब इस तरह के प्रश्नों में HCF ज्ञात करके इसे हल करते हैं, और जिन प्रश्नों में न्यूनतम जैसे शब्द प्रयोग होते हैं उसमें हम सब LCM का प्रयोग करके उस प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम सब 616 और 12, 616 और 32 का HCF ज्ञात कर लेंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू HCF ऑफ 616 एंड 32, अर्थात स्तंभों की संख्या 616 और 32 का HCF के बराबर होगी। तो आइए हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A इज इक्वल टू BQ प्लस R है। यह प्रमेय का डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के सूत्र जैसा कार्य करती है, जहाँ पे A भाज्य की तरह अर्थात डिवाइडेंट की तरह, B भाजक या डिवाइजर की तरह, Q कोसेंट या भागफल के जैसा और R रिमाइंडर के जैसा शेषफल के जैसा कार्य करती है। और A तथा B धनात्मक संख्याएं होती हैं तथा Q और R पूर्ण संख्याएं होती हैं। A सदैव B से बड़ी होती है, इसलिए 616 और 32 में से 616 बड़ी है, इसलिए हम सब 616 को A मानेंगे और 32 को B मानेंगे। अब हम सब 616 और 32 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए हम सब छोटी संख्या b से बड़ी संख्या a को भाग लगाएंगे। तो जब हम सब 32 से 616 को भाग करते हैं, 32 से 616 को डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट यानी भागफल 19 प्राप्त होता है। तो पहले हम सब 2 डिजिट में भाग लगाएंगे 61 में, तो 32 1 जार 32 होगा, और 61 में से 32 माइनस करने पे 29 रिमेनिंग बचेगा। और अब हम सब ऊपर के तीसरे डिजिट 6 को नीचे उतारेंगे तो हमें 296 प्राप्त होगा। अब जब हम सब 32 से 296 में डिवाइड लगाएंगे तो यह 9 टाइम्स में 32 9 जार 288 लगेगा। अब हम सब 296 में से 288 को माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर शेषफल R प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें भाज्य बराबर 616 है, भाजक या डिवाइजर B बराबर 32 है तथा भागफल कोसेंट Q बराबर 19 है तथा रिमाइंडर R बराबर 8 है। तो अब हम सब इन डाटा की मदद से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इसे प्रयुक्त करेंगे। तो हम सब 616 को
32 गुने 19 जोड़ 8 लिखेंगे, या यूँ कहें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल लिखेंगे। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है। तो इस प्रकार से हमने 616 को 32 गुने 19 जोड़ 8 के रूप में लिख दिया है। इसे आगे हल करने के लिए हमने पहले पढ़ चुका है कि इसे आगे हल करने के लिए अगला स्टेप लिखने के लिए हमारा डिवाइज़र प्रत्येक स्टेप में डिवाइडेंट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा रिमाइंडर प्रत्येक अगले स्टेप में डिवाइज़र में कन्वर्ट होता है। रिपीट करता हूँ, डिवाइज़र डिवाइडेंट में कन्वर्ट होता है और रिमाइंडर डिवाइज़र में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार से हमारा अगला स्टेप 32 के लिए होगा, अर्थात 32 हमारा डिवाइडेंट होगा और इस बार डिवाइज़र 8 होगा। तो हम सब 32 को 8 से डिवाइड लगाएंगे। तो हम सब पाते हैं कि जब 8 से 32 को डिवाइड किया जाता है तो 8 4 जा 32, 4 टाइम्स में 32 पूरी तरह से कट जाती है और रिमाइंडर हमें शून्य प्राप्त होता है। तो हम सब देख पाते हैं कि हमें यहाँ डिवाइडेंट के रूप में ए की वैल्यू 32 है और डिवीज़र बी की वैल्यू 8 है तथा भागफल कोसेंट की वैल्यू क्यू की वैल्यू 4 है तथा रिमाइंडर आर की वैल्यू 0 है। अब हम सब इसकी मदद से अगला स्टेप लिख लेंगे। तो हम सब 32 को 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइडेंट के स्थान पे हम सब ए की वैल्यू 32 रखी है और डिवाइज़र बी की वैल्यू 8 रखा है और मल्टीप्लाई के रूप में कोसेंट की वैल्यू 4 रखा है और रिमाइंडर को प्लस किया है। तो इस प्रकार से हमें 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0 प्राप्त होता है। जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाए तो हमें उस स्टेप तक रुक जाना है और जिस स्टेप में आर की वैल्यू 0 आ जाए उस स्टेप के डिवाइज़र भाजक या बी की वैल्यू को ही हम सब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मानते हैं। तो हम सब देख पाते हैं कि इस स्टेप में बी की वैल्यू 8 है या इस स्टेप में भाजक या डिवाइज़र की वैल्यू 8 है। अतः स्टेप में आर की वैल्यू 0 आ जाती है। हम सब वहाँ पे इस विधि को रोक देते हैं और जिस स्टेप में आर की वैल्यू 0 आ जाती है उस स्टेप के बी की वैल्यू को भाजक या डिवाइज़र की वैल्यू को ही हम सब दिए गए दो संख्याओं का एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मानते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेप में बी की वैल्यू 8 है, अतः दिए गए संख्या 616 और 32 का एचसीएफ 8 होगा। और हमने देखा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 के बराबर है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 के एचसीएफ के बराबर होगी, जो कि 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। इस प्रश्नावली के हमने प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल कर लिया है। अब हम सब इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो आइए हम सब प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम सब सबसे पहले तो कोई एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे या लेंगे और उसके बाद उस धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग करेंगे। तो हम सब और जांच करेंगे कि उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए कोई पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं। तो हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। हम सब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a = bq + r के रूप की होती है। तो हम सब इसी प्रमेय का प्रयोग करके पूर्णांक का वर्ग
किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम सब माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां हमें प्रश्न से b की वैल्यू 3 दिया गया है। 3m या 3m का रूप का होता है ऐसा सिद्ध करना है, इसलिए हम सब यहाँ से b की वैल्यू 3 ले लेंगे। हम जानते हैं कि यूक्लिड भाजक प्रमेयिका में शेषफल सदैव 0 के बराबर तथा 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, और हमें यहाँ पे b की वैल्यू 3 दी गई है। अतः r का संभावित मान 0, 1 या 2 होगा। जब हम b की वैल्यू 3 से a को भाग देंगे तो हमें संभावित शेषफल r की वैल्यू 0, 1 और 2 प्राप्त होगा। आइए अब हम सब यूक्लिड भाजक प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड भाजक प्रमेयिका में इन सभी का मान रखने पे a = 3q प्लस r का मान 0 रखने पे a = 3q + 0 प्राप्त होगा। 3q + 0 = 3q होगा। इसे हम सब समीकरण फर्स्ट मान लेंगे कि 3q में 3 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या में किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुणा किया जाए तो वह भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही रहती है या रहता है। अतः जब हम सब 3 में q से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 3q प्राप्त होता है, और 3q भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अगले स्टेप में r की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे। हम सब जब r की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें a की वैल्यू a = 3q + 1 प्राप्त होता है। हमने समीकरण 1 में देख चुका है कि 3q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और धनात्मक पूर्णांक संख्या में हम अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 को जोड़ते हैं तो 3q + 1 भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही होगी। इसी प्रकार से अब हम सब रिमाइंडर r के स्थान पे 2 रखेंगे तो हमें 3q + 2 प्राप्त होगी। यह भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। कर लेंगे a² = 3q² होगा। जब हम सब वर्ग करेंगे तो LHS और RHS दोनों साइड में वर्ग होगा। तो हमने समीकरण 1 में a = 3q ज्ञात किया था, इसलिए a² = 3q² होगा। 3q² = 9q² होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर q² होता है। तो इस प्रकार से हमें a² की वैल्यू 9² प्राप्त होती है। इसे हम सब 3 और 3q² भी लिख सकते हैं। अब हम सब a = 3q + 1 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमें LHS में a का स्क्वायर हो जाएगा और RHS में 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3q + 1 का होल स्क्वायर हम सब a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमें 3q का स्क्वायर जोड़ 2 टाइम्स 3q × 1 दैट इज 6q + 1 का स्क्वायर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में देख सकते हैं कि हम सब 3 कॉमन ले सकते हैं। अतः हम सब इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें अगला स्टेप 3 of 3q² + 2q प्राप्त होगा, और +1 का +1 उतार देंगे। r की वैल्यू 2 ली थी तो हमें a का मान 3q + 2 प्राप्त हुआ था। अब हम सब a = 3q + 2 का भी वर्ग कर लेंगे तो हमें LHS में a² प्राप्त होगा और RHS में 3q + 2 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। जब हम सब 3q + 2 का होल स्क्वायर हल करेंगे तो हमें 9q² + 12q + 4 प्राप्त होगा। अब हम सब इसमें पहले टर्म, दूसरे टर्म तथा तीसरे टर्म तीनों टर्म में से हम सब देख सकते हैं कि 3 कॉमन है, अतः हम सब 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम सब जब कॉमन लेंगे तो 9q² में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारा 3q² बच जाएगा, और 12q में से 3 कॉमन लेंगे तो 4q बच जाएगा, और 3 में से जब 3 कॉमन लेंगे तो हमें +1 बच जाएगा, और हम सब +1 यही उतार देंगे तो हमें अगला स्टेप 3 of 3q² + 4q + 1 प्राप्त होगा और +1 लिख देंगे। तीनों मानों 0, 1 तथा 2 के लिए जो a की वैल्यू फाइंड की है, a² की वैल्यू फाइंड की है, उसमें हम सब 3q² के बदले m रख देंगे तो हमें स्क्वायर की तीनों वैल्यू क्रमशः a² = 3q² = 9q² = 3 of 3q²
के स्थान पे 3 टाइम्स m प्राप्त होगा। स्थान पे m के स्थान पे 3q² प्लस 2q रखते हैं तो हमारा इक्वेशन a² इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हमने 3q² प्लस 2q प्लस 1 तक ला करके छोड़ा था, यहाँ पे हम सब 3q² प्लस 2q के स्थान पे m सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें अगला स्टेप 3m प्लस 1 प्राप्त होगा। a² इज इक्वल टू 3q के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² इज इक्वल टू 3 ऑफ 3q² इज इक्वल टू 3m को इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम सब a² इज इक्वल टू 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर में m का वैल्यू 3q² प्लस 2q रखते हैं तो इसके सॉल्यूशन को हम सब इक्वेशन 3 मान लेते हैं। a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर वाले सॉल्यूशन में m का वैल्यू 3q² प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पे m रखेंगे। तो जो हमने पहले 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर को 3 और 3q² प्लस 4q प्लस 1 तक हल करके छोड़ा था, यहाँ पर हम सब 3q² प्लस 4q प्लस 1 के स्थान पे m लिख देंगे तो हमें a² की वैल्यू 3q प्लस 2 के होल स्क्वायर के स्थान पे 3m प्लस 1 प्राप्त होगा। इसलिए हम सब इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब हम सब समीकरण 2, 3 और 4 से देखते हैं। हमें a² की वैल्यू 3m प्राप्त होता है। समीकरण 3 में हमें a² की वैल्यू 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर लेने पे 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। और इक्वेशन 4 में हमें a² की वैल्यू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करने से a² की वैल्यू 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। तो हम सब कह सकते हैं कि इक्वेशन 2, 3 और इक्वेशन 4 से a² की वैल्यू 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का है। यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अच्छा, इससे पिछले के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। इस वीडियो में हम सब प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन अर्थात क्यूब 3n प्लस 1 या 3n प्लस 8 के रूप का होता है। प्रश्नानुसार हमें एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसके घन को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 3n 9n में हमें एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लेना है तथा हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि उस पूर्णांक का घन को हम सब 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसे हम सब हल करते हैं। सबसे पहले हम सब यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखेंगे। हम सब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप का होता है। यह डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के सूत्र की तरह ही कार्य करता है। यहाँ पे a डिवाइडेंट के जैसे, b डिवाइजर के जैसा और q कोसेंट की तरह और r रिमाइंडर के जैसा कार्य करता है। यहाँ पे a और b धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे a को हम सब बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले कोई एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और फिर उसका घन करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमें सिद्ध करना है कि वह पूर्णांक का घन करने पे वह 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। प्रश्न से
माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ b के स्थान पे 9 है। क्योंकि 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 bq प्लस r के फॉर्म का है, इसलिए यहाँ से हम सब b की वैल्यू 9 ले लेंगे। और जब a को हम सब भाज्य की तरह ट्रीट करते हैं, डिवाइडेंड की तरह ट्रीट करते हैं यूक्लिड भाजन प्रमेय में, और b के स्थान पे 9 है, तो हमें r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी और b से छोटी होगी, अर्थात r इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 9, अर्थात r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी तथा 9 से छोटी होगी। जब हम सब 9 से अर्थात b से डिवाइजर b से डिवाइडेंट a को भाग देंगे, तो हमें संभावित शेषफल 0 या 0 से बड़ी तथा 9 से छोटी अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 प्राप्त होंगे। अब हम सब बारी बारी से यूक्लिड भाजन प्रमेय में r की वैल्यू 0 से लेकर के 8 तक और b के स्थान पे 9 रख के इस एक्सप्रेशन को आगे लिखेंगे। हमारा यूक्लिड भाजन प्रमेय a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का होता है, तो a के स्थान पे हम सब a ही लिखेंगे और बी क्यू के स्थान पे b की वैल्यू 9 है, इसलिए हम सब 9q लिखेंगे और पहले हम सब r की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो हमें एक्सप्रेशन a इक्वल टू 9q प्लस 0 प्राप्त होगा और 9q प्लस 0 इक्वल टू 9q होता है। इसे हम सब इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्योंकि 9 एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या में किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या से गुना किया जाए, अर्थात 9 में यदि हम सब q से गुना करते हैं, जो कि q भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो वह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही रहता है, अर्थात हमें 9q प्राप्त होता है, तो 9q भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या ही रहेगी। और 9q में से हम सब जब 0 ऐड करेंगे तो हमें 9q ही प्राप्त होगा, अतः 9q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब हम सब बारी बारी से रिमाइंडर की वैल्यू 1 से लेकर के 8 तक रख लेंगे, तो हमें निम्नलिखित एक्सप्रेशंस प्राप्त होंगे, जो कि यूक्लिड भाजन प्रमेय के द्वारा प्राप्त होंगे। a इक्वल टू 9q प्लस 1, जब हम रिमाइंडर का मान 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 9q प्लस 1 प्राप्त होगा। यह भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 9q धनात्मक पूर्णांक संख्या है और इसमें हम सब जब प्लस 1 करते हैं तो यह भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए इसका योग 9q प्लस 1 भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। इसी प्रकार से जब हम सब r की वैल्यू 2 रखते हैं तो a इक्वल टू 9q प्लस 2 प्राप्त होगा। r इक्वल टू 3 रखने पे a की वैल्यू a इक्वल टू 9q प्लस 3, इसी प्रकार से a इक्वल टू 9q प्लस 4, a इक्वल टू 9q प्लस 5, a इक्वल टू 9q प्लस 6 और a इक्वल टू 9q प्लस 7 और a इक्वल टू 9q प्लस 8 प्राप्त होगा, जब हम सब क्रमशः r की वैल्यू 0 से लेकर के 8 तक रखेंगे। r की वैल्यू 0 रखी थी तो हमें a इक्वल टू 9q प्राप्त हुआ था, तो हम सब इस एक्सप्रेशन को a इक्वल टू 9q का घन कर लेंगे, तो हम सब इसके LHS और RHS दोनों साइड पे घन करेंगे, तो हमें a क्यूब इक्वल टू 9q का होल क्यूब प्राप्त होगा। क्योंकि हमें 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 सिद्ध करना है कि हम सब घन को 9n प्लस 1 या 9n प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं, तो हम सब देख सकते हैं कि हमें सभी में 9 कॉमन लिया गया है, इसलिए हम सब 9 को पहले से ही कॉमन ले लेंगे ताकि हमें आगे सिद्ध करने में आसानी हो सके। तो हम सब 9q का होल क्यूब को 9 इंटू 81 q का क्यूब लिख सकते हैं। इसे हम सब इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम सब जब हमने r की वैल्यू 1 ली थी तो हमें एक्सप्रेशन a इक्वल टू 9q प्लस 1 प्राप्त हुआ था। अब इस एक्सप्रेशन में हम सब LHS और RHS दोनों साइड पे घन कर लेंगे, तो हमें AQ की वैल्यू AQ इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब प्राप्त होगा। और इसे सॉल्व करने पे हम सब देखते हैं कि यह a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे टूटेगा,
तो इस प्रकार से हम सब 9q का होल क्यूब प्लस 3.9q.1 इंटू 9q प्लस 1 लिखेंगे और प्लस के साथ 1 का होल क्यूब कर देंगे। 9q प्लस 1 का होल क्यूब यह a प्लस बी के होल क्यूब पे हमने लिखा है, जो कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। तो इस फॉर्मूले पे हमने इसे लिख दिया है और अब हमसे हल कर लेंगे। 9q का होल क्यूब होता है 9 ऑफ 81 q क्यूब और 3.9q.1 को जब हम सब 9q प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 9 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हम दोनों ही स्थिति कर सकते हैं, इसलिए हम सब 9 कॉमन पहले ही ले लेंगे। तो हम सब देखते हैं कि 9 यदि कॉमन ले लिया जाए तो हमारे ब्रैकेट के बाहर 3 और 1 बचेगा, जो कि जब हम सब 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा और 3 से जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 9q प्लस 1 से तो हमें 9 ऑफ 3q इंटू 9q 3 9 27 q स्क्वायर और 3q इंटू 1 3q हो जाएगा और प्लस का प्लस उतार देंगे और 1 का क्यूब हम सब 1 लिख देंगे। 3 टर्म्स प्राप्त हो गए हैं। 9 ऑफ 81 q क्यूब प्लस 9 ऑफ 27 q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। हम सब देख सकते हैं कि पहले और दूसरे टर्म में दोनों में ही 9 कॉमन है, अतः हम सब दोनों से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 ऑफ 81 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 3q। इसे हम सब ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और प्लस 1 उतार देंगे। इस एक्सप्रेशन को हम सब इक्वेशन 3 मान लेते हैं। वैल्यू ज्ञात की थी r का मान 2 लेकर, अर्थात a इज इक्वल टू 9q प्लस 2। अब हम सब इस एक्सप्रेशन का भी क्यूब कर लेंगे तो हमें LHS में a क्यूब और RHS में 9q प्लस 2 का होल क्यूब प्राप्त होगा। इसे हम सब a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पे लिख देंगे तो हम सब पाते हैं कि 9q का क्यूब प्लस 3.9q.2 ऑफ 9q प्लस 2 प्राप्त होगा और प्लस 2 का क्यूब प्राप्त हो जाएगा, जो कि a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के क्यूब के रूप में लिखा गया है। अब हम सब इसे हल कर लेंगे। 9q का क्यूब को हम सब 9 ऑफ 81 q क्यूब लिख सकते हैं प्लस इसमें हम सब 9 को बाहर ही रहने देंगे और 3.q.2 अर्थात 3 2 या 6q से हम सब 9q और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 6q इंटू 9q 6 9 या 54 q स्क्वायर और 6q इंटू 2 6 2 या 12q प्राप्त होगा, जिसे हम सब 9 ऑफ 54 q स्क्वायर प्लस 12q के रूप में लिख लेंगे और 2 का क्यूब 8 लिख देंगे। अब हम सब देख सकते हैं कि हमें 3 टर्म्स प्राप्त हो चुके हैं। अब हम सब पहले और दूसरे टर्म्स में से देख सकते हैं कि 9 हमारा कॉमन है, इसलिए हम सब 9 को कॉमन ले लेंगे और बाकी के पदों को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 ऑफ 81 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 8 को यही उतार देंगे तो हमें स्टेप प्राप्त होगा 9 ऑफ 81 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 8। इसे हम सब इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब a के प्रत्येक मान के लिए r की वैल्यू बदल बदल के आगे भी उसका घन लिख सकते हैं, किंतु हम सब यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि हमें हमारे प्रश्न में सिद्ध करने के लिए 3 टर्म तक ही बोला गया है, अर्थात 9n प्लस 1 और 9n प्लस 8 के रूप का। इसलिए हम सब r का मान 2 तक ही लिख के रुक जाएंगे। इसलिए हम सब a क्यूब इज इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब निकालें और यहीं पे रुक गए हैं। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे। n की वैल्यू 81 क्यूब लेते हैं, अर्थात जब हम सब 81 क्यूब को n मानते हैं तो हमारा समीकरण 2
हो जाएगा। हम सब समीकरण 2 में 81 क्यूब के स्थान पे n सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें समीकरण 2 से प्राप्त होगा a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 ऑफ 81 क्यूब के स्थान पे 9 प्राप्त हो जाएगा। हम सब 9 का 9 रहने देंगे और 81 क्यूब के स्थान पे n रख देंगे तो हमें a क्यूब इज इक्वल टू 9n प्राप्त हो जाएगा। इसे हम सब समीकरण 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से जब हम सब समीकरण 3 में 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 के स्थान पे इसको n से रिप्लेस करेंगे, अर्थात 81 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 को n मानेंगे तो हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। 9 का 9 उतार देंगे और n के स्थान पे 81 क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस 3 के स्थान पे हम सब n लिख देंगे तो हमें 9n प्राप्त होगा और +1 उतार देंगे तो हमें यहाँ a क्यूब की वैल्यू 9n + 1 प्राप्त हो जाती है। इसे हम सब इक्वेशन 6 मान लेंगे। इसी प्रकार से जब हम सब समीकरण 4 में 81 क्यूब प्लस 54 स्क्वायर प्लस 12 के स्थान पे n लिखेंगे तो हमारा समीकरण 4 9n + 8 में बदल जाएगा। हमने समीकरण 4 में a क्यूब की वैल्यू 9 ऑफ 81 क्यूब प्लस 54 स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 8 तक ज्ञात किया था तो यहाँ पे हम सब जब 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 के स्थान पे n लिखेंगे तो हमें 9n + 8 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम सब इक्वेशन 7 मान लेंगे तो हम सब देख पाते हैं कि इक्वेशन 5 में हमने a क्यूब को 9n के रूप में लिख पाया है। a क्यूब को इक्वेशन 6 में 9n + 1 के रूप में लिख पाया है और क्यूब को इक्वेशन 7 में 9n + 8 के रूप में लिख पाया है। अतः समीकरण 5, 6 और 7 से हम सब a क्यूब को 9n या 9n + 1 या 9n + 8 के रूप में लिख सकते हैं। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन को या 9n, 9n + 1 या 9n + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। यह सिद्ध कर दिया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9n, 9n + 1 या 9n + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।